नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई है जिस पर ढेर सारी बातें और खबरें और उसके विश्लेषण दिए जा रहे हैं। उसके बड़े मायने हैं भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, क्योंकि वैश्विक बिरादरी में वैश्विक घटनाएं भारत को भी प्रभावित कर सकती हैं। और इसी संदर्भ में ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ है और उसके जो परिणाम आए हैं उस पर चर्चाएं हो रही हैं। ऋषि सुनक बहुत बुरी हार हारे हैं और 3/4 स्तर से बहुमत हासिल कर लिया है लेबर पार्टी के कियर स्टारमर ने, जो कि लेबर पार्टी को इस स्तर पर लाते हैं और 14 साल के बाद लेबर पार्टी ब्रिटेन की राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराती है। जैसा कि आप जानते हैं और बहुत ही सामान्य शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लेबर पार्टी के इस उपस्थिति से बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इससे कट्टरपंथियों का एक वर्चस्व ब्रिटेन में बढ़ेगा, तो वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि कट्टरपंथियों का वर्चस्व न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि यूरोप में इस कदर बढ़ रहा है कि फ्रांस में भी अभी चुनाव हुआ, आपने सुना होगा, और इसी एक हफ्ते पहले की बात है। वहाँ पर दक्षिणपंथ की जीत हुई है और प्रधानमंत्री पद के लिए निचले सदन के लिए वहाँ पर चुनाव हुआ है। ब्रिटेन चुनाव से पहले इस पर दो बातें बहुत ज़रूरी हैं कि दक्षिणपंथियों की जीत ही फ्रांस में इसलिए हुई है क्योंकि फ्रांस में इमिग्रेशन या अवैध लोग आकर के जिस तरह से बसे, उसके बाद फ्रांस की जो स्थिति हुई है उसको लेकर के वहाँ के राष्ट्रवादियों में चिंता है, इसलिए फ्रांस में राष्ट्रवादियों की जीत हुई। इसके उलट जब ब्रिटेन में चुनाव होता है तो ऋषि सुनक, चूँकि उनको दक्षिणपंथी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के थे, लेकिन सनातन से जुड़े हुए थे, और इसलिए भारत का जुड़ाव ऋषि सुनक के सनातनी होने के कारण विशेष था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये ब्रिटेन के अपने अंदरूनी हालात हैं, वो मामले हैं, उस पर ऋषि सुनक को लेकर के हर एक मायने को, हर एक मुद्दे को उसी आधार पर व्याख्यायित करना ठीक नहीं होगा। ये माना कि ऋषि सुनक सनातनी थे, हिंदू थे, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे उनकी चलती थी। पूरे ब्रिटेन में भारतवंशी होने का एक तमगा जिस तरह से उनके पास था और जो झंडा उन्होंने गाड़ा था, ये सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन विदेश नीति में हमें इन भावनाओं पर नहीं चलना होता। और वो इसलिए क्योंकि जो पार्टी, क्योंकि वहाँ भी लोकतंत्र है, चुनाव हुआ है, जनता ने जिसको जनादेश दिया है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो सवाल हमारे लिए और हमारे हित की ये होनी चाहिए कि भारत के लिए स्टारमर कितने उचित हैं, कितने उपयुक्त हैं, और ब्रिटेन और भारत के संबंध क्या होंगे। तो कियर स्टारमर के बारे में जानिए कि जो पिछले 1-2 दिन आगे आने वाले 1-2 दिन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और ऋषि सुनक के त्याग पत्र के बाद स्टारमर 3/4 बहुमत के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि ब्रिटेन में जो कुछ भी गतिरोध है और ख़ास करके वहाँ की आर्थिक स्थिति में जो तेज़ी लाए जाने की दरकार है, और लेबर लॉ और वहाँ के इमिग्रेशन लॉज, और दुनिया के तमाम देशों के साथ, और वो भी उन स्थितियों में जबकि दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, कियर स्टारमर की रणनीति क्या होती। तो दुनिया के अन्य देशों के बारे में तो अभी बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन भारत के संदर्भ में जान लीजिए कि स्टारमर अपने चुनाव प्रचार के दौरान 2 बातें भारतवंशियों के साथ, या वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो भारतवंशी हैं और जो बहुत ताकतवर ग्रुप है, उनके साथ वो बातचीत में बराबर ये कहते रहे कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारा यही स्टैंड है कि भारत का नज़रिया जो है उसको हम समर्थन करते हैं, और कश्मीर के जो भी इश्यूज़ हैं वो भारत और पाकिस्तान आपसी बातचीत के जरिए, या जो भारत का पार्लियामेंट कहता है उसके ज़रिए उसको सुलटाया जाए। और यही कियर स्टारमर और उनके लेबर पार्टी इसके पहले कश्मीर इशू पर बहुत ही अनाप शनाप वक्तव्य, मंतव्य रखती थी और विचार रखती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री वो बनेंगे तो भारत की जो असली ताकत है उसको पहचानते हुए, क्योंकि भारत
ने उनको हरा करके दुनिया के अर्थव्यवस्था के जो श्रेणी होती है 5वें स्थान को हासिल किया और ब्रिटेन को छठे पे किया है। तो ऐसे में भारत के साथ आर्थिक संबंधों को भी एक नई राह देनी है और भारत के साथ कई मुद्दों पर ब्रिटेन को सहयोग और समर्थन देना और लेना है। इसलिए कियर स्टारमर भारत को एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। इन बातों पर शायद अभी, हालांकि बहुत अर्ली एनालिसिस हो रहा है, लेकिन इस पर कोई जोर नहीं डाल रहा है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ऋषि सुनक भले ही ये हमारे इमोशंस की बात हो सकती है कि भारतवंशी थे और प्रधानमंत्री आवास में भगवान की मूर्तियां होती थी, वो उसकी पूजा करते थे, ये सब ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल वो ब्रिटिश नागरिक थे। वो चुनाव में गए, चुनाव हारे और बहुत बुरी तरह से हारे। लेकिन हारने के बाद हमें ये मान लेना कि वहाँ पर भारतवंशियों की ताकत कम हो जाएगी, वहाँ पर सनातन पर एक बहुत चोट पहुँच गया है, वहाँ पर कट्टरपंथी अर्थात जो पैन इस्लामिक फोर्सेस हैं वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी। ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन जाने, ये तो पूरे यूरोप की समस्या है। यूरोप जो है वो पूरी तरीके से कट्टरपंथियों के हाथ में जा रहा है। इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़्यादा इज्जत करती हैं और इटली भारत के सहयोग को बढ़ाना चाहती हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और कुछ कड़े फैसलों के आधार पर। तो जॉर्जिया मेलोनी की जो उत्पत्ति है, या आप सब कहते हैं उनका जो प्रदर्शन है, या जो उनकी उठाव है इटली की राजनीति में, वो इस कारण से है। फ्रांस की स्थिति आप देख ही रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में कुछ अलग हो गया और ये वहाँ के जनता ने इस तरह का जनमत देने का प्रयास किया है। तो ऐसे में कियर स्टारमर को हमें मानना चाहिए कि हमारे लिए ज़्यादा मुफीद हो सकते हैं, क्योंकि भारत के साथ संबंधों को बेहतर करना है और भारत अभी 5वें स्थान पर है, वो तीसरे की लड़ाई लड़ रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है कि 2029 तक हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे। तो ये जो प्रतिद्वंदिता होगी आर्थिक वर्चस्व की, उसमें भारत और ब्रिटेन में बेहतर सहयोगी हो सकते हैं। और उस दृष्टिकोण से लेबर पार्टी के कियर स्टारमर का ब्रिटेन के गद्दी पर बैठना और वहाँ लेबर लॉज और कुछ ऐसे नियमों में जिसमें लेबर्स अर्थात श्रमिकों का उत्थान हो सके, इससे भारत को भी बहुत कुछ सबक मिल सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि भारत में भी चुनाव हुआ और जो विरोधी पक्ष है अर्थात इंडी गठबंधन, उसने एक अच्छी फाइट दी है, लेकिन तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता भी संभाली है। तो इन स्थितियों को हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए। और सत्ता एनडीए की आई है और वो अनवरत जारी है, तो इसके पीछे कुछ ऐसे नियम हैं या कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको जनता ने उस पर मोहर लगाई है, उस पर विश्वास व्यक्त किया है। और वो ये है कि किसान, श्रमिक, युवा, महिला और वृद्ध, ये कुछ 4 ऐसे प्रधानमंत्री ने कहा यही हमारे लिए जातियां। और वास्तव में इसी दृष्टिकोण से, अब तो ये चुनाव के बाद की बात है, अगर इसी दृष्टिकोण से फैसले लिए जाएंगे तो देश चहुमुखी विकास करेगा। और कुछ यही स्थिति लेबर पार्टी का वहाँ पर उदित होना और कियर स्टारमर का प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि कियर स्टारमर जो है बहुत गरीब परिवार से थे और एक श्रमिक के ही बच्चे थे, तो वे उनकी राजनीतिक उदय की स्थिति को हमें समझना चाहिए। ऐसे ही जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चाय वाले के लड़के हैं, और कहा क्या, ये सच भी है। तो एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनता है, तो वो श्रमिकों के या निचले तबके के लोगों का, गरीबों का, शोषितों का प्रधानमंत्री बन करके उनका ज़्यादा विकास कर सकता है। लेबर पार्टी के कियर स्टारमर जो लेबर दंपति के अर्थात श्रमिक दंपति के बच्चे हैं और किस तरीके से बहुत जल्दी वो राजनीति के इस स्तर पर पहुंचे हैं, तो चाय वाले से लेकर के और एक श्रमिक का प्रधानमंत्री बनना ब्रिटेन और भारत के अगर राजनीति के संदर्भों को कहा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए ऋषि सुनक को लेकर के बहुत ज़्यादा भावपूर्ण तरीके से उसका एनालिसिस
भारत और ब्रिटेन के संदर्भों में उचित नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नहीं रहे तो पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में उसका एक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ये बात सही है कि ऋषि सुनक एक सनातनी थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर वो तब बैठे जब ब्रिटेन में सत्ता चलाने की स्थिति कंजर्वेटिव पार्टी के 2 प्रधानमंत्री पद पर लोग आए, वो बन ही नहीं पा रही, वो संभाल ही नहीं पा रहे, और उस स्थिति में ऋषि सुनक आए। लेकिन ऋषि सुनक भी वहाँ के लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, और इसीलिए मैंने भारत के इलेक्शन का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री की नीतियों पर लोगों ने भरोसा किया। हालांकि डेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन 291 293 तक की स्थिति पहुंचना और अब तो 300 पार के समर्थन के साथ अगर मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में 140 करोड़ के आवाम को आगे लेकर जा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो जनोन्मुखी नीतियां हैं और उस पर लोगों का भरोसा है। ठीक यही स्थिति ब्रिटेन में भी बनी है। और फ्रांस की स्थिति आप देखिए कि वहाँ पर भले ही मैक्रो जो है वो चुनाव करा करके अर्ली इलेक्शन कराते हैं 3 साल पहले, लेकिन वहाँ पर मैक्रो की जो पार्टी है, माना यह जाता है कि वो बहुत मिडिल पाथ पर चलने वाली उनकी पार्टी रही है, लेकिन वहाँ दक्षिणपंथियों की जीत हो रही है। लेकिन ब्रिटेन में एक कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई है, लेबर पार्टी की जीत हुई है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि कुछ वामपंथी विचारधारा के जो तत्व हैं वो अब ब्रिटेन में प्रभावी हो सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से पैन इस्लामिक फोर्सेस भी कन्फाइंड वे में वहाँ पर प्रभावी हो सकती हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि कट्टरपंथी प्रभावी हो जाएंगे। देखिए, ये ब्रिटेन की राजनीति के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और तथ्य हैं कि वहाँ पर सब कुछ समायोजित कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ की डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा प्रौढ़ है। और भारत में भी अब इस प्रौढ़ स्थिति को देखा जाना और समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के केयर स्टारमर का प्रधानमंत्री बनना और कश्मीर को लेकर के, भारत के साथ संबंधों को लेकर के जो उनकी सोच है, चुनाव प्रचार के दौरान इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत में जो उन्होंने कहा है, ऐसे में हमें मानना चाहिए कि भारत और ब्रिटेन के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। ठीक ऐसे ही जब पिछले चुनाव, अमेरिका के चुनाव में, और वो भी चुनाव अब आने वाला है, पिछले चुनाव में जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, तब ये हुआ कि बाइडेन और के कारण भारत और अमेरिका के संबंध नहीं अच्छे रहेंगे। लेकिन बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल में भारत के और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे रहे। इस बार भी जो चुनाव है, नवंबर में ही चुनाव है अमेरिका में, हम आपसे उस पर भी बातचीत करेंगे। बाइडेन और ट्रंप के जिस तरीके से इलेक्शन जो डिबेट्स चल रहे हैं, उसमें आप उनका असर देखिए तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत हास्यास्पद भी हैं। जैसे बाइडेन ट्रंप पर ये आरोप लगाते हैं कि आपके संबंध जो हैं वो विवाहेतर संबंध हैं, वो भी एक पॉर्न स्टार के साथ। ये सब वहाँ के इलेक्शन डिबेट में चल रहा है। तहाँ ट्रंप कहते हैं कि आप खड़े होकर के बोल भी नहीं पाते, आपको तो विस्मृति की स्थिति है, मतलब चलते चलते आप भूल भी जाते हैं। और G7 में जो इटली में अभी हुआ, आपने देखा भी होगा बाइडेन किस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी उनको संभालती हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर के अमेरिका में भी चुनाव है, अब ट्रंप बने चाहे बाइडेन, अगर भारत मजबूत है तो दोनों को भारत के साथ संबंधों को बेहतर रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इंटरनेशनल स्तर पर हमारी ताकत पर हमारे साथ लोग समझौते करते हैं और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भारत अभी फ्रेश इलेक्शन के बाद जिस तरीके से 2047 के एक क्लियर विजन के साथ, विकास के एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ने का ऐलान कर चुका है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ 5 साल में बनाने की बात कर चुका है, उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। और उसी संदर्भ में विदेशियों के साथ या दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में सोचना चाहिए, न कि भावपूर्ण तरीके से या भावना में आकर के कि भाई कोई सनातनी है वो नहीं बना। कितने ऐसे सनातनी हैं, भारतवंशी हैं, जो दुनिया में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से भारत के लिए ही है? हाँ, मुद्दों के आधार पर वो भारत के साथ है, लेकिन उनका अपने देश के लिए अपना मामला है। ऐसे में ऋषि सुनक ने जिस तरीके से अपनी हार को स्वीकार भी किया है, वो भी देखना चाहिए और समझना चाहिए।
और भारत में अभी चुनाव के बाद जिस तरीके से इंडिया अलायंस और अब विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी अभी भी हाय तौबा मचाते हैं संसद से लेकर के और तमाम मुद्दों पर, उन्हें भी देखना चाहिए कि किस तरीके से हार के बाद ऋषि सुनक ने हार को स्वीकार किया और ब्रिटेन के जनता के साथ बराबर काम करने और अपने संसदीय क्षेत्र जहां से वो जीते हैं उसके लिए काम करने की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये भी देखना चाहिए, इंडिया अलायंस के हर नेता को देखना चाहिए। संसद में अभी जो उन्होंने बाजार खाने की स्थिति बनाई, भिंडी बाजार की स्थिति बनाई, ये नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्या करिएगा, ये विडंबना है। हमारे देश के लोकतंत्र में चल ही कुछ ऐसा रहा है कि अराजकता पैदा किया जाए और अराजकता पैदा करके झूठ बोल बोल करके किसी एक मुद्दे को सच बताया जाए। तो ये भी चल रहा है, तो ये भी तो लोकतंत्र है। अब इसमें राहुल गांधी के इस राजनीति को बहुत लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन स्थिति यही है कि अंततः वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, ये उन्हें स्वीकार कर लेने चाहिए। और कम से कम ब्रिटिश चुनाव के बाद ऋषि सुनक ने जिस तरीके से अपनी हार स्वीकार करके लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को सहयोग देने की बात कही है, अब राहुल गांधी को भी इससे सीखना चाहिए। और रही बात प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को भी समझना होगा कि जिन जनोन्मुखी नीतियों की बात वो कर रहे हैं और देश को उसके साथ आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, जिसमें सबका साथ सबका विकास ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत हो सकता है, उस पर अब तेजी से अमल करते हुए आगे बढ़ें। अन्यथा स्थितियां ऐसे ही बदलती हैं और बदलती हुई दिखाई भी दी। अगर भारत में चुनाव हुआ तो जो पार्टी 4 जून 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही थी, वो स्थिति ब्रिटेन में तो बनती हुई दिखाई पड़ी लेकिन भारत में नहीं पड़ी। तो इसलिए आत्ममंथन की ज़रूरत हर एक पार्टी के नेता को, हर एक पार्टी के सिद्धांतों को और सिद्धांतवादियों के लिए है। तो उस स्थिति में ब्रिटिश चुनाव को हम इस पॉजिटिव नज़रिए से देखें और माने कि भारत और ब्रिटेन के संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि 5वें स्थान पर भारत पहुंचा तो ब्रिटेन 6ठे स्थान पर है। ऐसे में दोनों में स्वस्थ प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता होगी और बेहतर सहयोग होगा। तो दुनिया के मैप पर भारत और ब्रिटेन एक बेहतर रणनीतिक और आर्थिक सहयोगी बनेंगे और उससे दुनिया के विकास में एक बड़ा योगदान इन दोनों देशों का होगा। इसी नैरेटिव के साथ और इसी विचारधारा के साथ भारत और ब्रिटेन के संबंधों को देखना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रतिदिन या कभी कभी हो सकता है कि 1-2 दिन बाद हम मिलते रहते हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।